हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का हमारे इस जर्नी में, जहां पर हम जानेंगे द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टार्स। तो बिना कोई देर किए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पर। व्हाट इज़ अ स्टार। लेकिन एक स्टार को जानने से पहले हम जानेंगे कि एक स्टार और एक प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक स्टार और एक प्लैनेट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है मास का और साइज का। स्टार्स ज्यादातर प्लैनेट से साइज में बड़े होते हैं और उनका मास भी उनसे बहुत ज्यादा होता है, और स्टार्स खुद की लाइट एमिट करते हैं जबकि प्लैनेट्स दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि स्टार आखिर लाइट को एमिट करते कैसे हैं। तो इसका जवाब है कि स्टार एक आग का गोला होता है जिसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम में बदल जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी एक स्टार को जलने में मदद करती है और इसी वजह से एक स्टार लाइट एमिट कर पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा स्टार आखिर बनता कैसे है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि एक स्टार को जन्म देता है गैस और डस्ट से बने हुए बड़े बड़े बादल, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्टार को जन्म देने के लिए नेबुला भी तो बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इन नेबुलास का साइज भी बहुत बड़ा होता है, हमारे सूरज से लगभग 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकेंड चैप्टर पर, द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार। एक स्टार बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि जब एक नेबुला में गैसेस और डस्ट एक जगह जमा होने लगते हैं तो वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट हो जाता है, और उसी ग्रेविटी की वजह से नेबुला में मौजूद और भी डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस मिलकर एक स्टार का शेप लेने लगते हैं, और ऐसे ही करते करते एक प्रोटो स्टार अस्तित्व में आता है। प्रोटो स्टार एक फुल्ली फ्लेज्ड स्टार का प्रीवियस वर्जन होता है, जो समय के साथ एक फुल्ली फ्लेज्ड स्टार में तब्दील हो जाता है। और जब एक प्रोटो स्टार अस्तित्व में आता है तो उसका कोर गर्म होने लगता है, और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगते हैं, और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो उस स्टार को अंदर से बाहर की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से स्टार एक्सपैंड होने लगता है। लेकिन अगर इसी तरह एक स्टार को अंदर से पुश मिलता रहा और वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो स्टार इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा ना हो करके एक स्टार की ग्रेविटी उसे स्टेबल रखने में मदद करती है, कुछ इस तरह से कि जब एक स्टार अपने अंदर हो रहे न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बाहर की तरफ एक्सपैंड होने लगता है तो उस स्टार की ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ पुश करती है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर एक स्टार को स्टेबल रखती हैं। लेकिन अगर इसमें से एक चीज भी एब्सेंट हो जाती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। जी हाँ, आपने सही सुना, एक स्टार का भी लाइफ साइकिल होता है जिसमें उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ भी शामिल होती है। एक स्टार कैसे बनता है ये तो मैंने बता ही दिया, और अब जानते हैं उसके बाकी लाइफ स्पैन के बारे में। लेकिन एक स्टार के लाइफ स्पैन के बारे में बात करते समय मैं कुछ ऐसे शब्दों का यूज करूंगा जिसका मतलब आप शायद ना जानते हो। तो पहले हम उन शब्दों का मतलब जान लेते हैं, जो कि है मेन सीक्वेंस स्टार्स, रेड जायंट्स एंड सुपर जायंट स्टार्स, व्हाइट डॉर्फ स्टार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, जो कि है मेन सीक्वेंस स्टार्स। मेन सीक्वेंस स्टार्स उन स्टार्स को कहा जाता है जो हमारे सूरज जैसे होते हैं, जो अपना हाइड्रोजन एक्टिवली बर्न करते हैं इन ऑर्डर टू एमिट मोर हीट एंड लाइट, और इनका साइज भी हमारे सूरज जितना ही होता है। रेड जायंट्स एंड सुपर जायंट स्टार्स, जैसे जैसे स्टार्स एज करते हैं इस दौरान वो अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को भी बर्न करते जाते हैं, और जब एक स्टार अपने अंदर मौजूद सारे हाइड्रोजन को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देता है, ऑफ कोर्स जिसे खत्म होने में सेवरल बिलियन ईयर्स लगते हैं, तो जब एक स्टार अपने अंदर मौजूद सारे हाइड्रोजन को बर्न कर देता है तो वो अपने लाइफ स्पैन के लेटर स्टेजेस में पहुंच जाता है, जो कि आखिरी स्टेज के पहले का स्टेज होता है, जिसमें पहुंचकर एक स्टार दो टाइप्स के स्टार में बदल सकता है, जो कि एक है रेड जायंट्स और दूसरा है सुपर जायंट्स। ये पॉसिबिलिटी वैरी होती है एक स्टार के मास पर। अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा है तो वो सुपर जायंट्स में बदल जाएगा, लेकिन अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा
नहीं है तो वो रेड जायंट्स में तब्दील हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स, ये है थर्ड टाइप ऑफ स्टार जिसका नाम है व्हाइट ड्वार्फ। एक स्टार व्हाइट ड्वार्फ में तब तब्दील होता है जब वो अपने लाइफ स्पैन के आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है और वो अपनी सारी आउटर लेयर्स को भी शेड कर चुका होता है, जहां उसके अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं बचा होता और इसका साइज भी श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद इस टाइप के स्टार्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका साइज अर्थ जितना है तो उसका मास सूरज जितना होगा। लेकिन सिर्फ लो एंड मीडियम मास वाले स्टार्स ही व्हाइट ड्वार्फ में बदल सकते हैं और जिन स्टार्स का मास बहुत ज़्यादा हाई होता है वो व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील नहीं होते। और अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ स्टार्स की तरफ, जो कि है न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि एक स्टार कैसे अपने आप को चेंज करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इस सब के बाद जब एक स्टार पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और वो अपने अंदर मौजूद सारे हाइड्रोजन को बर्न कर देता है और उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टार स्टेबल नहीं रहता। इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपने देखा कि एक स्टार स्टेबल तब रहता है जब उसके अंदर हो रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस से निकली हुई ट्रेमेंडस एनर्जी उसे बाहर की तरफ एक्सपैंड करे और उस स्टार की ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करे। इन दोनों कारणों की वजह से एक स्टार स्टेबल रह पाता है। लेकिन जब एक स्टार पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके अंदर और न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं हो रहे होते तो उसे बाहर की तरफ एक्सपैंड करने के लिए कोई चीज बाकी नहीं रह जाती और उस स्टार की ग्रेविटी उसे कंज्यूम कर लेती है। जी हाँ, जब एक स्टार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बचती जो उसे बाहर की तरफ पुश करे तो वो स्टार अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ हाई मास वाले स्टार्स के साथ ही होता है। लो टू मीडियम मास वाले स्टार्स सुपरनोवा को एक्सपीरियंस नहीं करते। पर क्या आप जानते हैं कि एक सुपरनोवा ब्लास्ट की ब्राइटनेस सूरज की रोशनी के मुकाबले 570 बिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट होती है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो ब्लास्ट कितना बड़ा होता होगा। और एक सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद एक स्टार अगेन दो चीजों में तब्दील हो सकता है, जो कि एक है न्यूट्रॉन स्टार्स और दूसरा है ब्लैक होल्स। अगर सुपरनोवा के बाद स्टार के कोर का बचा हुआ हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाएगा, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसका डायमीटर सिर्फ 30 किलोमीटर का होता है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद ये स्टार्स बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, इतना डेंस कि अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ 1 टेबलस्पून मटेरियल अर्थ पर लाएंगे तो उसका वजन 900 बिलियन केजीज होगा और वो 1 टेबलस्पून हिस्सा एक्सपैंड होकर ब्लास्ट हो जाएगा और अर्थ का एक अच्छा खासा पोर्शन भी अपने साथ ब्लास्ट में ले जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा डेंस होता है और इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत छोटे फॉर्म फैक्टर में बहुत ज्यादा मैटर मौजूद है। इतना ज्यादा कि अगर ये न्यूट्रॉन स्टार ना होकर एक नॉर्मल स्टार होता तो इसका डायामीटर 1.6 मिलियन किलोमीटर्स का होता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक न्यूट्रॉन स्टार में इतना ज्यादा मैटर होने के बावजूद ये इतना छोटा क्यों होता है दूसरे स्टार्स के मुकाबले? इसका जवाब है ग्रेविटी। जी हाँ, जब एक स्टार न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है तो उसका सिर्फ साइज चेंज होता है बल्कि डेंसिटी और भी इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ ऐसे है कि जब सुपरनोवा के बाद एक मैसिव स्टार छोटे स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है तो उस मैसिव स्टार का जितना भी मैटर है वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से श्रिंक होकर एक छोटे फॉर्म फैक्टर में आ जाता है, जो इतनी टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं कि स्टार के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर न्यूट्रॉन्स में बदल जाते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और एक न्यूट्रॉन स्टार का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है जो कि स्टील से भी 10 बिलियन टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जिसे अब ग्रेविटी भी और कंप्रेस नहीं कर पाती। और यही वजह है कि जब एक न्यूट्रॉन स्टार का छोटा सा हिस्सा आप उस स्टार से अलग कर अर्थ पर लाएंगे तो उसके ऊपर से न्यूट्रॉन स्टार की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रिलीज हो जाने के कारण उस छोटे से हिस्से में मौजूद बहुत ज्यादा मैटर एक्सपैंड होने लगेगा, जिसका अंजाम एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा जो अर्थ का भी एक अच्छा खासा पोर्शन अपने साथ ब्लास्ट में ले जाएगा। और अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और उनके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाली चीज होती है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके पास से जो भी चीज गुजरती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है। और ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे
लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। और एक ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या है इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। और एक स्टार ब्लैक होल में तब तब्दील होता है जब एक सुपरनोवा के बाद स्टार के कोर का बचा हुआ हिस्सा बहुत बड़ा होता है तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। दिखने में ब्लैक होल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इस पार्ट को इवेंट होराइजन कहा जाता है और इस काले वाले पार्ट को द सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और अब आ जाते हैं वापस हमारे थर्ड चैप्टर पर, द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। एक स्टार की लाइफ ड्यूरेशन डिपेंड करती है उसके मास पर, जहां बहुत ज्यादा हाई मास वाले स्टार्स का लाइफ स्पैन सिर्फ सेवरल मिलियन ईयर्स का होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जिन स्टार्स का मास लो टू मीडियम कैटेगरी में आता है जैसे कि हमारा सन, उन स्टार्स का लाइफ स्पैन बिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है, जो पहले तो मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं और वक्त के साथ रेड जायंट्स में बदल जाते हैं और फिर अपने लाइफ स्पैन के आखिरी स्टेजेस में पहुंचकर अपनी सारी आउटर लेयर्स को शेड कर कर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाते हैं। लेकिन हाई मासेस वाले स्टार्स का एंड कुछ इस तरह से नहीं होता, बल्कि वो पहले तो मेन सीक्वेंस होते हैं और फिर वक्त के साथ वो सुपर जायंट्स में बदल जाते हैं और फिर वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं और अंत में वो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं या तो एक ब्लैक होल में। द कंक्लूजन, तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक स्टार को देखें तो सिर्फ ये ना सोचें कि वो दूर चमकती हुई लाइट्स हैं, बल्कि उनका प्रोसेस हमारे सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्टार्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस काला क्यों है तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें।